जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी भाई झारखंड में। तो दोस्तों, हम सभी आप पारा शिक्षक बंधुओं के लिए यहाँ पर स्पेशल क्लास लेकर के डेली शाम 7 बजे उपस्थित हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा और यहाँ पर जुड़ करके डेली आप रिवाइज करते रहिएगा दोस्तों, जिससे कि आप आकलन परीक्षा, जेटेट परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। और सभी नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ प्रश्न पे की आपको ओर। लिखा हुआ है, क्वेश्चन 1 है, चीन और भारत के बीच या मध्य की रेखा का नाम क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि चीन और भारत के बीच के मध्य की रेखा का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, वो कोई भी देश हो, जब दो देश आपस में जुड़ रहे हो तो उनके बीच एक रेखा खींची जाती है जिससे उसका निर्धारण होता है। तो वहां पर क्या होता है कि आपसे पूछा जा रहा है कि चीन और भारत के बीच की रेखा का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, आप ये किसी भी देश की जो रेखा के नाम है, जो 6-7 वो आते हैं, आप उसको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंतर्गत जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर एग्जाम में आपसे एक प्रश्न निकल करके आ जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला ऑप्शन है डुरंड रेखा। यानी ये आप जान लीजिए कि डुरंड रेखा क्या है। तो डुरंड रेखा जो आपका है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा जो है वो आपका डुरंड रेखा है। यानी अगर आप सभी रेखाओं का नाम याद रखते हैं तो आप अपने आप क्लियर हो जाइएगा कि कौन सा होगा। उसके बाद मैक मोहन रेखा, तो ये भारत और चीन में CH क होता है ना, CH का, उसी को च को क पढ़ेंगे तो मैक मोहन, यानी भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम है वो है फ्रेंड्स मैक मोहन रेखा। ठीक है, तो अब आप टिक कर सकते हैं कि चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। वो आंसर आपके हो गए मैक मोहन रेखा है। एक नेक्स्ट ऑप्शन दिया है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो ये रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है, तो ये भी आप जान जाइए। तो भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड रेखा कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो इस तरह से चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न आपके पास आ गया है। उसमें देखिएगा, आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान, अब यहां पर जो है आपको पॉलिटिकल के अंतर्गत प्रश्न पूछ दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बतलाता है। तो फ्रेंड्स, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान ने ऐसा कुछ किया जिसमें अब क्या किया गया कि जो बच्चे हैं, जो प्रारंभिक शिक्षा के बच्चे हैं, जिसको 8 से 14 वर्ष का माना जाता है, उसको किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बतलाया है, ये आपको बतलाना है। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स कर दूं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे चलूंगा ऑप्शन की ओर। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है वो मैं बता दूं आपको कि भारतीय संविधान में जैसी आवश्यकता पड़ती है, उसके संविधान में कुछ न कुछ संशोधन करके किसी न किसी अनुच्छेद में किसी चीजों को जोड़ा जाता है। तो यहां पर भी आवश्यकता महसूस की गई, जो अभियान के अंतर्गत आई, कि इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा को ग्रहण करना अनिवार्य या मौलिक अधिकार में जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य यहाँ पे आपको बन गया, मौलिक कर्तव्यों में इसको शामिल किया गया कि, तो इस तरह से क्या हुआ कि जो हमें प्रारंभ में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी वो 10 थी, वो जुड़ करके आपके कितने हो गए, 11। तो अब रही बात कि इसको कब जोड़ा गया और किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया, तो और किस भाग में जोड़ा गया, इन सारी बातों का मैं यहाँ पे आपको चर्चा कर दूं। तो भारतीय संविधान का जो है कि संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 45, किसमें है, अनुच्छेद 45 में यह संशोधन कर दिया गया कि प्रत्येक बच्चे, जो 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होंगे, उनके लिए यह एक मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। और उसको मौलिक कर्तव्य 11वां में शामिल भी आपको कर दिया गया कि जिससे सभी बच्चे, चाहे वहां के विधायक हो, प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि, सभी को जो है कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है और शिक्षा देना उनको अनिवार्य कर दिया गया। तो वह अनुच्छेद कौन सा है, वह अनुच्छेद 45 है। कौन सा संविधान संशोधन है, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, कब, तो 2002। तो इन सारी बातों की आप चर्चा रखेंगे, जिसके तहत अब सभी बच्चों को उनमें मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया गया। और मौलिक कर्तव्य में उनमें माता पिता का दायित्व है, उनके वहां के आसपास पड़ोस के सभी सदस्यों का भी दायित्व है कि वे बच्चों को किसी तरह से ले जाकर के स्कूल में शिक्षा ग्रहण करवाएं, जो कि यहाँ पर 11वां आपका मौलिक कर्तव्य हो गया है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या कुछ आपसे कहा जा रहा है। मैंने यहाँ पे आपको डिटेल्स कर दिया है।
अनुच्छेद 20 है? जी नहीं, अभी मैंने बताया आपको अनुच्छेद 21 से ये भी नहीं है। ये देखिए आपका सही ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 45। ठीक है, तो अनुच्छेद 45 में क्या किया गया कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल कर दिया गया और प्रत्येक बच्चों का मौलिक अधिकार बतला दिया गया, जिसके कारण वो शिक्षा को यहाँ पर ग्रहण करना है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शामिल करना है। इस तरह से यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वह अनुच्छेद 45 होगा। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर कि ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न था उसका मैंने आपको डिटेल्स कर दिया। अब चलेंगे फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिएगा यहाँ फ्रेंड्स, आपका है कि मांग और पूर्ति का संप्रत्यय संबंधित है। मतलब कि मांग और जो उसकी पूर्ति की जाती है वह किस विषय के अंतर्गत आता है, वह किस विषय से संबंधित है, उसकी जानकारी आपको किस विषय में दी जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जो आप देखेंगे बिहार टेट 2011 का है और सीजी टेट 2015 का पूछा हुआ प्रश्न मैं आपके बीच लेकर के आया हूं। तो देखिए मांग और पूर्ति का संप्रत्यय किससे संबंधित है, तो आइए यहाँ ऑप्शन की ओर हम ध्यान देते हैं। पहला ऑप्शन है राजनीति शास्त्र। तो फ्रेंड्स आप भी जान जाइए कि राजनीति शास्त्र जो पॉलिटिकल साइंस है वो आपका जो है पॉलिटिकल से जुड़ी हुई रहती है, बातों का आदान प्रदान होता है, विभिन्न दलों का उसमें समूह होता है, उसमें मांग और पूर्ति किसी तरह की कोई बात नहीं आती है। यानी यहाँ जो पहला ऑप्शन आपका निकल के आ रहा है राजनीति शास्त्र, वो आपकी क्या है, इसके अनुसार गलत है। नेक्स्ट आपका इतिहास। इतिहास मतलब क्या है, बीती हुई कथा, यानी इसमें सारे तरह के बीती हुई कथाओं का सारांश होता है इतिहास में। उसमें न तो मांग और पूर्ति से कोई रिलेटेड नहीं है, वो प्राचीन समय की जो बातें बीत गई है उसकी गाथाओं का उसमें वर्णन होता है, इतिहास में होता है वो, नहीं तो आपको किसी प्रकार का यहाँ पर मांग और पूर्ति से संबंध रखता है। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर आपको क्या हो जाते हैं, ये गलत हो जाता है। आगे आएगा अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स। इको मतलब आप समझ गए कि आर्थिक स्थिति, इको किया उसकी है मजबूत है, तो आर्थिक स्थिति जो होता है वह आपके मांग और पूर्ति से संबंधित होता है। मतलब हमने कितना मांग किया, आप उसकी कितनी पूर्ति कर रहे हैं और उससे आपका ग्रोथ कितना आ रहा है, आपका विकास कितना हो रहा है, आपका स्थिति कितना आ रहा है। इन सारी बातों की जो जानकारी होती है वो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत होती है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत होती है। तो ये यहाँ पे आपका सही ऑप्शन निकल के आ रहा है कि मांग और पूर्ति का जो संप्रत्यय है वह किससे है आपका, तो वह जो है आपका अर्थशास्त्र से संबंधित है। ये आपके ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है भूगोल। तो भूगोल आप जानते हैं, भूगोल अपने आसपास पर्यावरण से जुड़ी हुई सारी चीजों को यहाँ पे मेंशन करता है, चर्चा करता है, जो कि मांग पूर्ति से संबंध नहीं है, इसलिए यह भी ऑप्शन आपके गलत है। यानी इसका सही ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, तो सही ऑप्शन है इसका अर्थशास्त्र। चलिए इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। वह आपका बता रहा है उज्जैन नगरी किस नदी के किनारे स्थित है। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे उज्जैन नगरी किस नदी के किनारे स्थित है, इसलिए विभिन्न नगर किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है। तो आप नेक्स्ट परीक्षा की तैयारी के लिए विभिन्न नगरों के किनारे, विभिन्न नदियों के किनारे स्थित नगर का नाम आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उससे एक प्रश्न आपको हर एग्जाम में हमने देखा है कि निकल के आता है। तो विभिन्न नदियों के किनारे स्थित नगर का नाम आप याद रख लीजिएगा, नहीं तो मैं इस पर एक टॉपिक आपको यहाँ पे अपने चैनल पर डाल दूंगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। ये मैं विशेष अभी जो प्रश्न है उस पर आपको चर्चा कर दूं। उज्जैन नगरी किस नदी के किनारे स्थित है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं उज्जैन नगरी, उज्जैन जो है वह जो है आपका वहां पर आपका महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, जो कि आपको सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और घूमने वाली जगहों में यह एक धाम भी माना जाता है। वहां उज्जैन नगरी है। उज्जैन नगरी जो है वह आपको क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन नगरी जो है वह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, जहां पर सुप्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, जो शंकर भगवान का मंदिर है। और वहीं पर जो है आपका ये शंकर भगवान के मंदिर के लोग दर्शन करने जाते हैं बहुसंख्य में। तो उज्जैन नदी है, उज्जैन जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है, आपको क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और वहां पर कौन सा मंदिर स्थित है, तो वो आपका महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। यदि आप कभी भी जाएं तो वहां दर्शन कीजिए, बहुत ही भव्य मंदिर है आपको। तो आप इस चीज को याद रख लीजिएगा, उज्जैन से हर बार
कभी न कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो मैं आपको बता देता हूं उज्जैन जो है वह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है और वहां पर भगवान शिव का महाकालेश्वर मंदिर है जो भव्य मंदिर है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर कि क्या कुछ है आपका। तो उज्जैन नगरी किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी नहीं है, सतलज नदी भी नहीं है, ताप्ती नदी भी नहीं है। तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन निकल कर आ रहा है क्षिप्रा नदी, यानी उज्जैन जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड्स? तो उज्जैन जो है आपका वह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि यहाँ पर इस तरह के नदी के किनारे स्थित नगरों का नाम आप याद कर लेंगे, जिससे आपको। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा यहाँ पर बात को केयर कीजिएगा। जब भी आप प्रश्न बनाते हैं तो एक दो प्रश्न नहीं वाला रहता है फ्रेंड्स, और आपका दिमाग चला जाता है पर। तो आप यह ध्यान दीजिएगा कि कौन सी दलहन फसल नहीं है। ठीक है, यानी अब मैं थोड़ा सा आपको इस पर विस्तृत चर्चा कर दूं कि दलहन फसल होती कौन है। तो दलहन फसल वैसी फसल होती है जिस समय दाल उपजाया जाता है, यानी दाल वाली जो फसल होती है उसको दलहन फसल कहते हैं। तो अब आप यह जान जाएंगे कि दाल वाली फसल यानी दलहन फसल कौन कौन है। तो इसका आप यहाँ पे क्या करेंगे, जिक्र करेंगे कि दलहन फसल कौन कौन होते हैं। तो आइए मैं आपको बता दूं कि वैसी फसल जिसमें दाल निकाला जाता है उसको दलहन फसल कहते हैं, जिसका प्रयोग आप घरों में करते हैं। तो ऐसा कौन कौन है? तो आप उसमें चना का भी दाल बनाते हैं, अरहर का भी दाल बनाते हैं, मूंग का भी दाल बनाते हैं, मटर का भी दाल, माने जिससे दाल बनाया जाता है उसको यहाँ पे रखना है, जिससे नहीं बनाया जाता है उसको टिकिंग करना है आपको। तो आइए देखते हैं क्या कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए दिया हुआ है चना। तो आप क्या करते हैं चना, तो इसमें से कौन सी दलहन फसल नहीं है? अब बताइए चना जो है वो दलहन फसल है कि नहीं? तो ये इस चना का दाल होता है इसलिए यह क्या है, दलहन फसल है। मूंग का भी दाल होता है इसलिए यह दलहन फसल है। और मखाना, देखिए मखाना का दाल नहीं होता है, ताल मखाना जिसको आप कहते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट सफेद सफेद होते हैं जिसको भूंज करके भी आप खाते हैं, घी में फ्राई करके खाते हैं, तो वो मखाना होता है जो कि उसका दाल नहीं बनाया जाता है, वो दाल वाली फसल नहीं है। नेक्स्ट है आपका अरहर। अरहर से क्या होता है, अरहर जिसको हम लोग रहर का दाल कहते हैं, इसका भी दाल बनाया जाता है। तो इसमें आपने देखा मखाना एक ऐसा चीज निकला आपको इस ऑप्शन में जो कि दाल वाली फसल नहीं है। तो इसमें कौन फसल नहीं है वही पूछा गया था, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो आपका सी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलेंगे फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आ गया फ्रेंड्स, बोर्ड पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि बोल्शेविक क्रांति के जनक कौन थे। तो मित्रों मैं आपको यहाँ ऑप्शन देखने के पहले बता दूं कि हर क्रांति जो होती है वह किसी न किसी के द्वारा की जाती है और उसके कोई न कोई जनक और उसके कोई न कोई लीडर माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपको बोल्शेविक क्रांति की बात कही जा रही है, तो बोल्शेविक जो क्रांति हुई उसके जनक जो थे वो लेनिन थे, कार्ल मार्क्स लेनिन थे। इसलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा कि बोल्शेविक क्रांति के जनक कौन थे, उनके ग्रुप कौन लीडर थे, तो वो जो लीडर थे वो आपके लेनिन थे। तो आइए देखते हैं ऑप्शन कहाँ कुछ है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स नहीं है, लेनिन। ये देखिए आपके ऑप्शन सही होते हैं, ये तो न माओ होंगे न स्टालिन होंगे। इस तरह से आपके यहाँ पर जो बोल्शेविक क्रांति के जनक हैं वो कौन है, लेनिन थे। तो